हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम लोग हायर परचेज़ को ही आगे पढ़ेंगे। और हायर परचेज़ में जो है एंट्रियां कैसे पास करते हैं वो पहले सीख लेते हैं। उसके बाद जो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट रह गया वो तो एंड में भी कर लेंगे। दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, राइट। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है ना, एंड में करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। तो क्या कर रहे हैं हम, हायर परचेज। देखिए इसमें एक होता है हायर परचेज़र। हायर परचेज़र, बताइए मुझे कौन होता है हायर परचेज़र। जो एसेट खरीदता है पर पूरे पैसे नहीं देता, सिर्फ एक डाउन पेमेंट देकर खरीदता है, बाकी इंस्टॉलमेंट मोड में देता है जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। इसे हायर परचेज सिस्टम बोलते हैं। तो चलिए मान लेते हैं इसने एसेट खरीदा, तो उसकी क्या एंट्री पास होनी चाहिए। एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर बीइंग एसेट परचेज्ड। सर किससे डेबिट करोगे आप। देखिए जो कैश प्राइस है कि अगर आज ही आप खरीदते, आज की आज अभी खरीदते अगर आप, तो कितना पैसा देना पड़ता, उस प्राइस से आप बोलोगे इतने रुपए का तो एसेट मैं खरीद रहा हूँ। हाँ, कैश प्राइस से ज़्यादा जो पैसे दोगे आप इंटरेस्ट के, वो तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, तो वो तो एसेट की कॉस्ट में नहीं जाएगा, राइट। तो आप जो है पहले कैश प्राइस से रिकॉर्ड कर देंगे कि आज की आज अगर खरीदते तो इतने का मेरा हायर वेंडर बनता, इतने का जो है मेरा एसेट रिकॉर्ड होगा। सेकेंड, अब आपने हायर वेंडर जो है उसको आपने डाउन पेमेंट कर दी, तो जैसे ही आप डाउन पेमेंट करेंगे आपका कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट जो है कम हो जाएगा विथ डाउन पेमेंट। नहीं होगा क्या। और जो हायर वेंडर को पैसा देना है वो भी कम हो जाएगा, हायर वेंडर का जो बैलेंस है वो भी आप कम कर देंगे। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट बीइंग डाउन पेमेंट मेड, बीइंग डाउन पेमेंट मेड। थर्ड क्या होगा, अगर आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट चल रही है, ईयरली इंस्टॉलमेंट चल रही है, 6 मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट चल रही है, तो हर इंस्टॉलमेंट में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का पोर्शन होता है। जो भी आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, यानी कि ये जो बैलेंस था इसमें से आपने डाउन पेमेंट माइनस कर दी, उसके बाद जो भी बैलेंस है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जब लगाओगे तो इंटरेस्ट निकल कर आएगा। 3 महीने का, 1 महीने का, 1 साल का, जो भी है वो इंटरेस्ट का एक्सपेंस आप जो है बुक करिए टू हायर वेंडर। ये इंटरेस्ट का एक्सपेंस है जो हायर वेंडर को भी देना है विथ इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। जो भी इंस्टॉलमेंट आने वाली है उसका जो इंटरेस्ट पोर्शन उसमें जो इंक्लूडेड है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने बुक कर लिया और हायर वेंडर को क्रेडिट कर कर बैलेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया कि भैया ये पोर्शन आपको और हम देंगे अभी। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप एक्चुअली में जो है इंस्टॉलमेंट पे कर रही हैं, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कहीं ना कहीं जो है कम होएगा। बैंक अकाउंट कहीं ना कहीं जो है कम हो जाएगा विद द इंस्टॉलमेंट अमाउंट। इस इंस्टॉलमेंट में जो है कैश प्राइस भी है, थोड़ा सा प्रिंसिपल पोर्शन भी है और इंटरेस्ट का पोर्शन भी है। जो इंटरेस्ट अभी अभी जो है इस इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है सिर्फ वो वाला पोर्शन है, पूरा टोटल इंटरेस्ट नहीं डाला मैंने, सिर्फ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है वो डाला है ताकि थोड़ा सा हायर वेंडर का अकाउंट बढ़ा दूँ और फिर पेमेंट कर दूँ उस इंटरेस्ट की, साथ में कुछ जो है कैपिटल की पेमेंट कर दूँ, प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट कर दूँ। तो ये मैंने पेमेंट कर दी बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। तो ऐसे चलते रहेगा, मतलब प्रिंसिपल पोर्शन जो है उसका बैलेंस यहाँ पर आ रहा है, डाउन पेमेंट आपने कर दी, उसके बाद प्रिंसिपल पोर्शन का बैलेंस पड़ा हुआ है, उसे आप धीरे धीरे पे करते रहेंगे। और जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होनी है, क्योंकि आप खुद ही बताइए कि अगर आपने यहाँ पर कैश प्राइस हायर वेंडर में जो है 1 लाख रुपए की जो है आपने जो है पैसा डाला, इसको जो पे करेंगे आप वो 1.5 लाख रुपए करेंगे धीरे धीरे करके, और हर इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा इंटरेस्ट का पोर्शन है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप 1 लाख का बैलेंस रखेंगे और 1.5 लाख यहाँ पर डालेंगे धीरे धीरे पेमेंट के लिए, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए हर इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट का पोर्शन है उससे इसको हल्का सा इंक्रीज़ कर दो, और फिर जो इंस्टॉलमेंट का पोर्शन है उससे इसको माइनस कर दो, फिर इंटरेस्ट का पोर्शन दूसरी इंस्टॉलमेंट का ऐड कर दो, फिर जो आपका इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट जा रहा है उससे माइनस कर दो। तो उससे क्या हो रहा है,
कि आपका हायर वेंडर अकाउंट जो है हमेशा कैश प्राइस जितने देना है, प्रिंसिपल पोर्शन जितना देना बाकी है, एक तरह से बैलेंस आउटस्टैंडिंग जितना देना बाकी है उसी पर अपीयर करेगा। बट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डालने से पहले आप उसको इंटरेस्ट पोर्शन को भी बुक कर लेंगे और अपना खर्चा बुक कर लेंगे और हायर वेंडर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड देन यू विल पे द इंस्टॉलमेंट। अच्छा, और बताइए, इसके बाद आपने एसेट लिया है तो इसका डेप्रिसिएशन भी बनेगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और डेप्रिसिएशन जो है वो पीएनएल में चले जाएगा। और डेप्रिसिएशन जो है वो पीएनएल में चले जाएगा, और जो आपका इंटरेस्ट है वो भी पीएनएल में चले जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो भी पीएनएल में चले जाएगा। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, बीइंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल, बात खत्म। यहाँ भी वही एंट्री पास करी हुई, ये सारी एंट्री मैंने पास कर दी। ठीक है सर, अब क्या मैं बात कर सकता हूँ हायर वेंडर की बुक्स में क्या होगा? इसको आप पॉज करके लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। पॉज करिए, लिखिए, पॉज करिए, लिखिए। अब जो है हायर वेंडर की बुक्स में देख लेते हैं क्या होगा। हायर वेंडर की बुक्स में क्या होगा, वो पहले रिकॉर्ड करेगा कि मैंने तो सेल कर दी है, कि मैंने तो सेल्स कर दी है, मैंने जो है सामान को बेच दिया है। तो जो सेल्स होगी उसको आप स्पेशल नाम दे सकते हैं, एचपी सेल्स, हायर परचेज सेल्स करी है, क्योंकि वो बाकी सेल्स से थोड़ी सी भिन्न है। और यहाँ पर आप डेटर बना देंगे और डेटर की जगह पर हायर परचेजर लिख देंगे। जिस भी व्यक्ति का नाम है हायर परचेजर अकाउंट, राम श्याम जो भी नाम है वो भी डाल सकते हैं, वो आपका हायर परचेजर है। बीइंग गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। उसके बाद आपको डाउन पेमेंट रिसीव होगी, तो डाउन पेमेंट रिसीव होगी तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ेगा, और जो आपका ये डेटर है, एक तरह से आपने डेटर बनाया, वो कम हो जाएगा टू हायर परचेजर। डाउन पेमेंट बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड। थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, आपके जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की आपकी इनकम होगी, तो उस केस में आप क्या करेंगे? हायर परचेजर से, ये तो आपने कैश प्राइस में बुक करा है कि अगर आज पैसे मिलते तो इतने मिलते, इतनी मेरी सेल्स की अमाउंट है, और जो इंटरेस्ट का पोर्शन आपको मिलेगा धीरे धीरे जो है एक्स्ट्रा मिलेगा, वो आपकी इनकम होगी, राइट। तो उसको आप हायर परचेजर को क्या करेंगे? थोड़ा सा बढ़ा देंगे इंटरेस्ट इनकम से। बीइंग इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्डेड, बीइंग एचपी इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, ये आएगा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो बनता है, सिर्फ उतना डाल देंगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, और फिर जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो रिसीव कर लेंगे। रिसीव करेंगे तो क्या होगा सर? बैंक अकाउंट बढ़ेगा और हायर परचेजर का अकाउंट जो है कम हो जाएगा विथ इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट में क्या है सर? कैश प्राइस का पोर्शन है और इंटरेस्ट का पोर्शन है। तो क्योंकि मैंने इंटरेस्ट के पोर्शन से इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया था, तो अब जब मैं रिसीव करूंगा इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का पोर्शन इसमें इंक्लूडेड है, तो वो माइनस हो जाएगा, तो नलीफाई हो गया, और पहले कैश प्राइस पर ही आ रहा था, उसका भी थोड़ा सा पोर्शन कम हो जाएगा व्हेन वी रिसीव द इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो ऑटोमेटिकली जो बैलेंस बचेगा वो कैश प्राइस जितना कम हो गया उसके बाद जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो बचेगा। अब बस हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं, काम खत्म। और जो सेल्स है वो भी आपका पीएनएल में चले जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएगा, उसे भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो है आपका सिंपल तरीका होता है। कोई शक है तो बताइए, नहीं तो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। और हाँ, अब अगर इसका जो है आपको लेजर अकाउंट बनाना आएगा तो लेजर भी बना लेना, एसेट अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, या जो भी है सब बना लेना आप। वरना मुझे बोलोगे लेजर तो बनाना ही नहीं सीखा। अरे यार, 11th क्लास में सीखते हो लेजर बनाना है। डेबिट को डेबिट में डालना है, क्रेडिट को क्रेडिट में डालना है। हायर परचेज की जो पहली क्लास है उसको 2 बार देखिएगा आप, एक बार दोबारा से देखिएगा पूरा सिस्टम और मैकेनिज्म समझने के लिए।
दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि क्या मैकेनिज्म है, क्या लास्ट इंस्टॉलमेंट पर जो है पेमेंट होने के बाद ही पोजीशन ओनरशिप मिलती है आपको, और पोजीशन तो पहले मिल जाती है, और साथ में क्या क्या चीज़ें होती है, कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, हायर परचेज प्राइस, और अलग अलग सिस्टम में कैसे निकालते हैं हम, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे आपको सब चीज़ें निकालनी तो पड़ेगी ना, अपना आंसर करना है तो ये है आपका ऑन January 1st 2021 HP Messrs acquired a pickup van on hire purchase from Messrs MS। टर्म्स है भैया, कैश प्राइस 1,40,000, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम पे करो, 1,00,000 की जगह 40,000 पे करो, वैन लेके जाओ, बैलेंस जो है उसे 20,000 प्लस इंटरेस्ट के फॉर्म में देते रहो। ठीक है सर। इंटरेस्ट जो चार्जेबल है वो 6% का चार्जेबल है। डेप्रिसिएशन जो है वो 10% पर लगेगा। रिटर्न ऑफ यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, जर्नल एंट्री पास करो, बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा उसको दिखाओ, 2021 से 23 तक, यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ। पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। लिख ही क्यों रहा हूँ मैं, लिखा तो हुआ ही है, सिर्फ आगे अमाउंट लिखनी है, 1,00,000। कैसे भैया, ये कैसे हो गया? ये आपने एसेट खरीदा, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ेगा, कैश प्राइस कि भैया आज खरीदता हूँ तो कितने का एसेट है, 1,00,000 रुपये का है सर, और 1,00,000 रुपये वेंडर को देने हैं, काम खत्म। आपने 40,000 की डाउन पेमेंट कर दी, तो 40,000 रुपये आप वेंडर को दे रहे हैं और बैंक अकाउंट से 40,000 रुपये पे हो रहे हैं। ये पहली एंट्री है, ये दूसरी एंट्री है। यहाँ पर अकाउंट नेम लिखा हुआ है, अमाउंट डाल दी। उसके बाद इंटरेस्ट बनेगा सर। अब आपके पास जो है 1,00,000 में से 40,000 तो पे कर दिए, तो कहीं ना कहीं आपके पास 60,000 जो है बचे हुए हैं। 60,000 पर जो है पहले साल का इंटरेस्ट बनेगा 6% के हिसाब से, 6% बनेगा 3,600। तो 3,600 का जो है इंटरेस्ट बनेगा, और उसके बाद जब आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है वो गिवन है 20,000, तो प्रिंसिपल पोर्शन है, प्लस जो भी इंटरेस्ट का होगा वो भी पे कर देंगे, तो 23,600 पे कर देंगे। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एसेट 1,00,000 रुपये का डाला था, एसेट के अकाउंट में वो 1,00,000 रुपये आ रहा है, एसेट के अकाउंट में 1,00,000 रुपये आ रहा है, तो 10,000 का आपका डेप्रिसिएशन बनेगा। ये देखिए यहाँ पर डेबिट, ये क्रेडिट। और उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है 10,000 का और 3,600 का इंटरेस्ट है, उसे आप P&L में डाल देंगे, ये और ये। ठीक है सर, ये आपका पहले साल का काम हो गया। क्या चेक करें क्या सही है क्या? पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर की जगह मैंने आपको बताया राम श्याम, जिसका नाम है वो लिख देना। यहाँ पर जो है आपने जिससे खरीदा हुआ है FM मैसर्स अकाउंट, MS अकाउंट, अजीब सा ही नाम है। फिर आपको डाउन पेमेंट मिल गई, आपने एंट्री पास कर दी, आपने इंटरेस्ट का एक्सपेंस बुक कर लिया और हायर वेंडर को बोला अच्छा इसको इतना पैसा और हम देंगे, और फिर एक्चुअली में आपने 20,000 तो दिया इंस्टॉलमेंट का, और जो 3,600 और देने का डाला था इंटरेस्ट का पोर्शन का वो भी दे दिया। डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर लिया, P&L में आपने डाल दिया, काम खत्म। यही हमने करा है, सारी की सारी एंट्री यहाँ पर आ गई। बहुत सुपर सिंपल, कुछ ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला है नहीं। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा भैया? नेक्स्ट ईयर जो है फिर से आप डाउन पेमेंट तो करेंगे नहीं। नेक्स्ट ईयर में तो सिंपल सा है भाई, आपको जो है इंटरेस्ट जो है उसकी एंट्री डालो आप नेक्स्ट ईयर में कि इंटरेस्ट कितना बनता है। तो उसके लिए आप देख लीजिए कि 60,000 जो आपका बच रहा था बैलेंस, उसमें 20,000 का प्रिंसिपल पोर्शन जो कह लेते हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कहते हैं, वो चले गया, पे हो गया, तो 40,000 का और बचा है। इस पे 6% जो है वो बनेगा 2,400। तो 2,400 से जो है मैसर्स MS FM मैसर्स जो भी है भैया उसको आप डाल दो। FM MS पता नहीं क्या है वो, नाम ही अजीब सा दे रखा है, समझ ही नहीं आ रहा पढ़ने में। ये डाल दो। डेप्रिसिएशन जो है वो 10,000 का ही बनेगा, वो 10,000 का डेप्रिसिएशन डाल दो एसेट अकाउंट में, और जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो इंस्टॉलमेंट पे कर दो। इंस्टॉलमेंट कैसे पे करोगे? इंस्टॉलमेंट बनेगी 22,400, यानी 20,000 प्लस 2,400, 22,400, ये आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो आप इसको कैसे डालेंगे? जी, बैंक अकाउंट से पे कर देना, और जो भी ये नाम है FM मैसर्स, बड़ा ही अजीब सा नाम है, पे कर देना, और डेप्रिसिएशन है वो भी रिकॉर्ड कर लेना। यही एंट्री है क्या? देख लेते हैं ज़रा। हाँ जी, इंटरेस्ट आपने बुक करा, उस इंटरेस्ट से जो है आपने क्रेडिटर जो है आपके हायर वेंडर जो है उन्हें बढ़ाया, और फिर
20,000 तो पे करा ही, आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसके साथ, क्योंकि 2400 से और बढ़ा दिया था कि भाई इंटरेस्ट का और भी पे कर रहे हैं, तो उस पूरी अमाउंट के साथ आपने पेमेंट कर दी। अब जो है बैलेंस इसमें रह गया 20,000 लास्ट का रह गया। डेप्रिसिएशन आपने फिर चार्ज कर दिया और P&L में आपने इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों डाल दिया। डेबिट क्रेडिट नहीं है, डालने का मतलब मालूम है क्या होता है? डालने का मतलब डेप्रिसिएशन क्या है? खर्चा होता है, ठीक। इंटरेस्ट का खर्चा क्या है? वो भी एक खर्चा होता है। P&L में डाल दिया, तो P&L में डालने का मतलब क्या है कि भाई जिसका जो है डेबिट बैलेंस खर्चे का है उसे क्रेडिट कर दिया और P&L को डेबिट कर दिया। डालने का मतलब समझ रहे हो? एक अकाउंट से दूसरे में फेंक दिया। अगर आपका ये अकाउंट है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन का डेबिट बैलेंस आ रहा है कुछ भी, एंड मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो है आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो भैया इसका अगर डेबिट बैलेंस होता है ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको क्रेडिट करेंगे ना, और दूसरी जगह पे डेबिट कर देंगे तो ट्रांसफ़र कर दिया, इस अकाउंट से हट गया दूसरे अकाउंट में आ गया। समझे मेरी टर्मिनोलॉजी जो मैं यूज़ करता हूँ? आसान शब्दों में यूज़ करो, डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूज मत हो। ट्रांसफ़र कर दिया, एसेट का बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, P&L में नहीं डाला, कैपिटल अकाउंट में डाला है। अब वो एसेट का नेचर है तो एसेट साइड पे डाला है, लाइबिलिटी का नेचर है तो लाइबिलिटी साइड पे डाला है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आखिरी है 20,000 रुपीज़ बचे हुए हैं जी, उस पर बनेगा 6% का इंटरेस्ट 1200, तो 1200 से आप इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करें, अपने क्रेडिटर्स को बढ़ाएं आप, और आखिरी जो इंस्टॉलमेंट बनती है 20,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस आपका इंटरेस्ट का पोर्शन, उससे पेमेंट कर दें, और साथ में डेप्रीशिएशन जो है वो भी आप पे कर दें। डेप्रीशिएशन भी जो है आप पे कर दें, और जो भी आपका डेप्रीशिएशन इंटरेस्ट है डेफिनेटली आप उससे P&L में डालकर ख़त्म कर दें। तो ये क्या हो गया सर? ये आपने जर्नल एंट्रीज़ करी है। यहाँ पर लिखा है जर्नल एंट्रीज़ बताओ, रिलेवेंट अकाउंट्स भी बनाओ, तो आपने जो है लेजर अकाउंट भी तैयार कर दिया है। लेजर अकाउंट समझते हैं क्या होता है? पिकअप वैन अकाउंट में डेबिट जब हुआ तो उसको डेबिट में डाल दिया, जब ये क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में डाल दिया। तो जब आपने खरीदा था तो आपने एंट्री क्या पास करी थी? ये देखिए, पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू FM मेसर्स अकाउंट। तो पिकअप अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, पिकअप वैन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट कर दिया 1 लाख। फिर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में डाल दिया, 90,000 वैल्यू बच गई। फिर 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, 80,000 वैल्यू बच गई। कैरी डाउन हुआ सर, उसके बाद फिर जो है 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, 70,000 बच गया सर। क्या हो गया सर? अब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ सर, आपने जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, काम खत्म, पैसा हजम। और सिमिलरली जो आपका ये मेसर्स हैं, आप जिन्हें बोलते हैं कि भैया 1 लाख रुपए का जो है आपने क्रेडिटर्स बुक करे, जब खरीदा था तो आपने क्या किया था? पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू FM मेसर्स अकाउंट, तो उसको क्रेडिट कर दिया आपने। भाई 1 लाख रुपया देना बाकी है, आप कहते हैं कि 1 लाख तो देना है, उसमें से 40,000 का आपने पे कर दिया डाउन पेमेंट। एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं बस ये। फिर आप कह रहे हैं इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं कैरी डाउन नहीं होएगा, इसको हटा देना। इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं जो है इंटरेस्ट अकाउंट लिखिए इसको, खर्चा बुक कर लिया आपने, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 3,600 और देने हैं इसको। 1 लाख में से 40,000 दे दिए, 60,000 तो देने ही है। साथ में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो देने वाला हूँ उसका इंटरेस्ट बनता है 3,600, 3,600 और देने हैं मुझे। तो अब मैंने जब इंस्टॉलमेंट दी तो मैंने 20,000 तो प्रिंसिपल पोर्शन का दिया, और ये 3,600 जो इंटरेस्ट बनता था पहले साल का वो भी मैंने इंस्टॉलमेंट के साथ दिया। तो ये मेरी इंस्टॉलमेंट बनकर निकल गई, 20,000 प्लस इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट बनकर निकल गई। बाकी कैरिड डाउन हो गया 40,000 का बैलेंस। बैलेंस आउटस्टैंडिंग पर फिर इंटरेस्ट बना अगले साल का, और अब जो है मैंने 20,000 का प्रिंसिपल पोर्शन प्लस इंटरेस्ट पोर्शन जो है पेमेंट कर दिया, और लास्ट में 20,000 जो बचा था उसमें फिर मैंने इंटरेस्ट जोड़कर कि भैया 20,000 तो देना ही है मुझे, पर इस पे जो इंटरेस्ट बनता है 1,200 का वो भी मेरे को देना है, इस साल देना है, तो वो ऐड करके मैंने पूरी पेमेंट कर दी, और ये आपका जो है वेंडर अकाउंट क्लोज हो गया। सिमिलरली आपका जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसमें आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है पहले साल और P&L में जाकर क्लोज हो रहा है। डेबिट हो रहा है और फिर P&L में ट्रांसफर हो रहा है, डेबिट हो रहा है P&L में ट्रांसफर हो रहा है। और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो रहा है P&L में ट्रांसफर हो रहा है, खर्चा डेबिट हो रहा है P&L में ट्रांसफर हो रहा है, खर्चा डेबिट हो रहा है P&L में ट्रांसफर हो रहा है। हर साल यही चल रहा है। बैलेंस शीट में सिंपल सा है, पहले साल के एंड में क्या होगा? 90,000 यहाँ पर आ रहा होगा, 40,000 यहाँ आ रहा होगा। बाकी कैश बैंक का आपके पास है नहीं, तो आपने सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाकर दिखाया, पूरा नहीं दिखाया। अगले साल ये 80,000 रह जाएगा, ये 20,000 रह जाएगा, राइट। वैसे गलत नहीं है, नहीं पहली इंस्टॉलमेंट तो पे हो गई ना, पहले डाउन पेमेंट 40,000 की हो गई, साल के एंड में पहली इंस्टॉलमेंट पे हो गई तो 40,000 का बैलेंस बचाना,
राइट और आखिरी साल के एंड में सिर्फ 70,000 का ही आएगा। एसेट आपका हो गया, ओनरशिप आपकी हो गई, सारी इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी, काम खत्म, पैसा हजम। कोई शक? क्लियर है सर? यहाँ पर बात क्लियर है? जीना 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 रे उड़ा गुलाब, माही तेरी चुनरिया लहराए। अच्छा सर, यहाँ तक की कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है रीपोजेशन का। वो रीपोजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको कराऊंगा डेफिनेटली मैं आपको कराऊंगा। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपने रीपोजेशन सीख लिया तो फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना सर? वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रीपोजेशन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है एग्जाम्पल के साथ, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट इस क्लास में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और करवा रहा हूँ, जो कि है आपका इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। सर ये इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड क्या होता है? इसमें आप क्या करते हैं कि आप नॉर्मली जो एसेट अकाउंट डेबिट है टू हायर वेंडर वो तो करते ही हैं कैश प्राइस से, कि भैया इतने का मैंने खरीदा, आज की डेट पर इतने का पड़ रहा है, एसेट बढ़ गया, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। बट इसके साथ आप क्या करते हैं कि धीरे धीरे इंटरेस्ट को डालने की बजाय आप टोटल इंटरेस्ट जो है हायर वेंडर अकाउंट में डाल देते हैं, काम खत्म। टोटल इंटरेस्ट जो है आपने हायर वेंडर में डाल के खत्म कर दिया। बट क्योंकि ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस नहीं है, ये तो सारे सालों का है, आने वाले सालों का एक्सपेंस है, इसलिए आप इसको जो है एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, डेबिट करते हैं, और हायर वेंडर को पूरे से डाल देते हैं। जितना इंटरेस्ट बनता है ना सारा कैलकुलेट करके फ्यूचर का, वो सब डालकर खत्म कर देते हैं। उससे क्या होगा? उससे हर साल जो है हायर वेंडर अकाउंट में आपको और कुछ नहीं डालना होगा, बस इंस्टॉलमेंट पे करते रहो। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पोर्शन भी होगा, कैश प्राइस भी होगा, पे करते रहो, सारा पे हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हर साल वो इंटरेस्ट हायर वेंडर में डालकर या हर पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट से पहले इंटरेस्ट डालकर फिर इंस्टॉलमेंट पे करना, वो वाला काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक अलग अल्टरनेटिव मेथड है जिसमें आप जो भी कैश प्राइस है उससे भी आप पूरा का पूरा जो है क्रेडिट करते हैं हायर वेंडर अकाउंट को, और इंटरेस्ट अकाउंट से भी क्रेडिट करते हैं। हालांकि इस इंटरेस्ट को एक्सपेंस ना मानकर इसे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, और जितना जितना हर साल की इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से इंटरेस्ट अकाउंट में बुक करते रहते हैं। इसे बोलते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड। एंट्री के फॉर्म में कर दिखाएंगे? जी हाँ, करके दिखाएंगे। ऊपर वाली इलस्ट्रेशन मान लेते हैं जो पहले हमने करी है, वही 1,40,000 और फिर 20,000 की इंस्टॉलमेंट वाली है। उसमें आप इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? तो देखिए ऐसा है, उस केस में जो है आप हायर वेंडर का अकाउंट जो है अगर बना है तो वो देखते हैं ज़रा। हाँ, हायर वेंडर का अकाउंट जो बना है उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसमें जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है, आप क्या कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भाई 1 लाख तो मुझे पे करना ही है, जो सामान खरीदा है उसका 1 लाख रुपए तो मुझे इन FMMS अकाउंट पे तो देना ही है, ये आपका वेंडर है, और इंटरेस्ट का जितना भी फ्यूचर का देना है वो सारा भी आपने डाल दिया 7,200, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री आपने यहाँ डाल दी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। एक्सपेंस ना मानकर पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर ली कितना टोटल इंटरेस्ट बनता है, वही 3,000 क्या 600 2,400 1,200 ऐसे ही कुछ बनेगा ना, 3,600 प्लस 2,400 प्लस 1,200, तो 2,400 प्लस 1,200 3,600 प्लस 3,600 7,200। तो ये आपने यहाँ डाल दिया सारा इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। इंटरेस्ट अकाउंट में नहीं डाला, इंटरेस्ट अकाउंट में आप उतना पोर्शन ही डालते हैं इससे जितना जितना हर साल का बनता है। तो पहले साल आप इंटरेस्ट अकाउंट में उतना ही डालेंगे जो पहले बनता था, वो P&L में चले जाएगा। नेक्स्ट ईयर आप उतना ही डालेंगे जितना बनता था, और थर्ड ईयर में उतना ही डालेंगे जितना बनता था। बट सारा इंटरेस्ट पहले इकट्ठे एक अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया और हायर वेंडर को उससे क्रेडिट कर दिया। अब आपको क्या करना है? अब कुछ नहीं करना। अब जो आपकी इंस्टॉलमेंट है, भैया डाउन पेमेंट है, पे कर दो। नेक्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट है 20,000 प्लस इंटरेस्ट पे कर दो, उसकी जो है नेक्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट है 20,000 प्लस 2,400 का जो आपका इंटरेस्ट का पोर्शन है वो पे कर दो, और उसके बाद आखिरी इंस्टॉलमेंट है वो पे कर दो। बार बार इंटरेस्ट यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही इकट्ठा रिकॉर्ड कर दिया और कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने इंटरेस्ट सस्पेंस में वो सारा पैसा डाल दिया है, जिससे आप हर साल जो है इंटरेस्ट अकाउंट में जो जो इंटरेस्ट बनता है उस साल की इंस्टॉलमेंट का वो आप डालते रहेंगे, और वो इंटरेस्ट अल्टीमेटली P&L में जैसा पहले जाता था वैसे जाते रहेगा। सिंपल इज दैट। बैलेंस शीट जो होगी उसमें आप इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को इस प्रकार दिखा सकते हैं कि भैया देखिए हमारा जो हायर वेंडर का अकाउंट है वो तो 43,600 का जितना भी है उतना आ रहा है, पर इसमें कुछ ऐसा इंटरेस्ट का पोर्शन है जो फ्यूचर में देना है, उसे आप माइनस करके दिखा रहे हैं, एज अ नेगेटिव बैलेंस दिखा रहे हैं यहाँ पे।
प्रेजेंटेशन आप ऐसे कर रहे हैं, तो पहले भी इतने पे आ रहा था बैलेंस शीट, अभी भी इतने पर आ रही है, क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन ठीक कर दी। यहाँ पर ना शो कर डेबिट बैलेंस को इकट्ठे जो सारा इंटरेस्ट डाल दिया डेबिट में, उसको यहाँ ना शो कर आप यहाँ माइनस करके दिखा रहे हैं कि भैया इस हायर वेंडर अकाउंट में इतना तो फ्यूचर का इंटरेस्ट ऑलरेडी मैंने डाल के पहले से रखा हुआ है, तो माइनस कर एक्चुअली में इतना ही बैलेंस है अभी। तो प्रेजेंटेशन का ही तरीका है, ये होता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। और सिमिलरली जो हायर वेंडर है वो भी इंटरेस्ट सस्पेंस के लिए क्या करेगा, अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट इनकम जो है पहले ही रिकॉर्ड कर लेगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, और हायर परचेजर को पूरे से डेबिट कर लेगा, भाई ले तेरे से कैश प्राइस इतनी लेनी है, तेरे से इंटरेस्ट इतना लेना है, तो कुल मिलाकर हायर परचेज प्राइस से जो है एक तरह से डेबिट हो गया। कुल मिलाकर ये बात है। और जैसे जैसे इंटरेस्ट जो बनेगा वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से आप इंटरेस्ट इनकम में बुक करते रहना, सिंपल इज दैट। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको कराए हैं, एक की एंट्रियाँ मैंने उसमें वन नोट में कराई है, दूसरा डायरेक्टली यहाँ से मैंने दिखाया है। आपको कौन सा यूज़ करना है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेरे हिसाब से यूज़ मत करना, नको, नो 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 नो, नॉर्मल वाला मेथड ही यूज़ करना। और अगर आपको एंट्रियाँ क्लियर है, लेजर अकाउंट्स क्लियर हैं, तो आपका होमवर्क है, आप ट्राई करिए, ये होमवर्क ट्राई करिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इसमें आप मेसर्स FMMS के बुक्स में जो है अकाउंट क्रिएट करें। हायर वेंडर के जो है उनकी जनरल एंट्री पास करें, हायर वेंडर की बुक्स में उसके अकाउंट क्रिएट करें, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि यहाँ नहीं ना दे रखा है एग्जाम्पल, तो इसी को करिए आप। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको रीपोजेशन सिखाऊंगा, यानी कि जहाँ पर सामने वाला हायर परचेजर जो है वो आपके पूरे पैसे नहीं दे पाता, बीच में रोकता है, तो ऑप्शन होता है कि भैया सारे एसेट जो दिए हैं वो सारे वापस ले लेते हैं। अगर एक दिया फिर तो दिक्कत ही नहीं है, एक एसेट दिया है पैसे नहीं दे पा रहा, वापस ले लो। बट कई बार होता है ना कि 10 ट्रक दे दी, 5 ट्रक मैंने दे दिए, एक साथ में सप्लाई करी थी, अब वो पैसे नहीं दे पाए, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, तो भैया 2 ट्रक ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ वापस। तो वैसा हो सकता है, नहीं हो सकता, उसे रीपोजिशन बोलते हैं। अब वो जो रीपोजिशन होगा, वो जो बंदा है हायर वेंडर, वो बोलेगा यार ये तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू ना, जो ट्रक अभी तेरे पास आ रही है इसकी इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू है मेरे हिसाब से, जो मैं तेरी लेस कर रहा हूँ, बची हुई वैल्यू इतनी है जो मैं लेस कर रहा हूँ, जितने से तू मेरा बैलेंस कम कर सकता है, और बदले में मैं 2 ट्रक वापस ले रहा हूँ, रीपोजेस कर रहा हूँ, उसे मैं बाद में बेचूँ, जो मर्जी करूँ, मेरी मर्जी है। तो वो कैसे करोगे, कंप्लीट रिपोजिशन है तो काम ही खत्म है ना, सारे के सारे एसेट जा रहे हैं, फिर तो काम ही खत्म है। सारे एसेट चले गए तो कैरी डाउन बैलेंस क्या बचेगा, 0, खत्म। पार्शियल रिपोजिशन है, कुछ एसेट जा रहे हैं, 5-7 आए थे, 1-2 उसमें से वो वापस लेना चाहता है, तो भैया जो बच गए उसका कैरी डाउन बैलेंस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि हाँ ये ओपनिंग में इतना आया था, अब 2 साल बीत चुके हैं, तो 2 साल के बाद इस एसेट की इतनी वैल्यू होनी चाहिए, जो कैरी डाउन होगी तो वो आप डालेंगे कैलकुलेट करके कि हाँ इतने से कैरी डाउन होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका रीपोजिशन का। उल्टा कर देंगे ना सर इसको, उल्टा, जब एसेट आया था तो एसेट डेबिट किया था, एसेट अब वापस जा रहा है तो एसेट को क्रेडिट करेंगे और हायर वेंडर को कम कर देंगे जितने पर वो एग्री कर रहा है अपनी वैल्यू कम करवाने के लिए। और हायर वेंडर क्या करेगा, वो कहेगा हायर परचेजर को डेबिट किया तो हायर परचेजर को क्रेडिट करेगा, और जो गुड्स रीपोजेस करें उसको, एक सेकंड हैंड गुड्स हो गए ना ये, तो उसको अलग अकाउंट में डालेगा, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट में, उसमें कुछ रिपेयर मरम्मत कराकर उसको बेचेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, राइट। इसको समझना पड़ेगा ये कैसे किया है। एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, एक बार एक ही क्वेश्चन करेंगे और उसको समझेंगे कि भैया ये किया कैसे हुआ है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। और फिर धीरे धीरे जो है मैं इसके 2-3 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कुछ है नहीं, उसको आप छोड़ सकते हैं। तो यानी कि जो अगली 2 क्लासेस होगी उन 2 क्लासेस में आपका हायर परचेज के क्वेश्चन आंसर्स ही होंगे आराम से, और बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा फिर एक बार के लिए। और 3rd क्लास में जो है आपको मैं वो इंटरपोलेशन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, पूरा प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट जो है पूरा करा दूंगा आपको मैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू और इंटरपोलेशन वो करा दूंगा पूरा का पूरा। तो 3 क्लासेस जो है कल बनाता हूँ जी, कंप्लीट करते हैं कल परसों में, और फिर जो है मैं आपको सिंगल एंट्री की 1-2 क्लासेस में सिंगल एंट्री के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, और उसके बाद आपका सिलेबस मोटा मोटी होएगा, यानी 10 अक्टूबर तक मोटा मोटी आपका ये हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी कि थोड़ा सा डिले हो गया है मुझे बहुत सारी और चीज़ें होती है, प्रॉब्लम्स इश्यूज़ होते हैं,
हेल्थ वगैरह के इश्यूज़ भी हो जाते हैं और बहुत प्रेशर होता है। मैंने पूरी कोशिश करी। आपके पास अभी भी 20 दिन और हैं, 20 डेज़ और हैं रिवीजन करने के लिए। आप इसको पढ़ें, जितना करा है उतना ही करें। साथ में 10 तारीख के बाद मैं सबसे पहला काम करूँगा, सबसे पहला काम मैं कुछ ना कुछ जो है आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। 11 तारीख को 12 तारीख को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की क्लासेस में डालूंगा अकाउंटेंसी से रिलेटेड। मुझे व्हाट्सएप कर देना कौन से चैप्टर की एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए। वो मैं 2 दिन में जो है कुछ एक एक क्वेश्चन सैम्पल पे डिटेल में डिस्कस करूंगा जहां आपको इश्यूज आ रहे हैं। उसके बाद मेरा सबसे पहला टारगेट रहेगा कि मैं आपका जो कंपनी लॉ का 60 मार्क्स का है उसका नोट्स तो बने ही हुए हैं, प्रिंट आउट ले आऊँ उसको फटाफट से, और एक एक चैप्टर जो है उसको देखकर भैया क्रक्स में अगर बताना है तो वो बताकर डाल दूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ यार ये 2 मिनट में 5 मिनट में मेरा फटाफट गो थ्रू हो गया कंपनी लॉ। तो उसे मैं हर चैप्टर के जो है क्विक रिवीजन डाल दूंगा। फटाफट से देखा 15 मिनट में 20 मिनट में वो चैप्टर गो थ्रू हो गया क्या है। तो टोटल 6 घंटे में जो है आप अच्छे से जो है उसको रिवाइज कर सकते हैं दोबारा से। फटाफट बोल दूंगा, मेरे को उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं उसमें ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। उस मतलब कहने का मतलब है कि उसमें ज़्यादा रुक के नहीं समझाऊंगा, सीधा बताऊंगा भाई इस चैप्टर में क्या है क्या है क्या क्या। फटाफट से कॉन्सेप्ट वाइज, रटवाने के हिसाब से नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज क्या है। तो फटाफट आपका काम हो जाएगा, फटाफट से 2-2 4-4 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में, 20 मिनट में काम हो जाएगा। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है जो मेरे को 15 अक्टूबर तक करना ही करना है। और फिर 15 के बाद 16 अक्टूबर से जो आखिरी है अक्टूबर तक, तब आपका जो है जितने भी क्वेश्चन आंसर से मैं प्रैक्टिस कराते रहूँगा। दिन का 1 घंटा निकाल कर देखते रहो, जिस भी चैप्टर का देखना है, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंसी है उसका देखते रहो। टैक्सेशन में पूरा कराई चुका हूँ, लॉ में पूरा कराई चुका हूँ, कंपनी लॉ का वो रिवीजन डालने के बाद और अच्छे से हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंटेंसी वैसे पूरा है ही है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है चलो करा देंगे, ये 2-3 चैप्टर के बाकी हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा देंगे। हालांकि जितना कराया उतना भी अच्छे से कर लिया तो आप कर सकते हो, प्रॉब्लम्स ला सकते हो, तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ किसी भी क्वेश्चन में आ रही है तो, राइट। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए अब नहीं देखने, पहले एक बार तो कर लें सर सारे क्वेश्चन जो भी बुक के दे रखें, बुक के सभी क्वेश्चन करने जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। अब बुक के सब क्वेश्चंस हो गए, कॉपी में नोट्स लिख दिए, डन हो गया, सब कुछ क्लियर है। तो उसके बाद आप मार्क कर लें कि अच्छा इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है, तो मैं ये 2-3 क्वेश्चन जो है चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट टाइम जो रिवीजन करनी है तो उसमें मुझे ये 2-3 क्वेश्चन ही ट्राई करने हैं। हर चैप्टर का अकाउंटेंसी का 1 या 2 क्वेश्चन हाथ से सॉल्व कर देख लें, आपका काम हो जाएगा। आखिरी के जो 5 दिन है सिर्फ अकाउंटेंसी के लिए निकालें। आखिरी के जो 5 दिन है आपके पेपर से पहले, 5 डेज एटलीस्ट सिर्फ अकाउंटेंसी पर कॉन्सेंट्रेट करें आखिरी के 5 दिन, जिसमें से 1 दिन कंप्लीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को दें रिवीजन के लिए पहले, और फिर पेपर से पहले जो सुबह का टाइम होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लें, 3-4 घंटे में रिवाइज कर लें सारी चीज़ें, राइट। और कोई भी दिक्कत है तो मुझे फटाफट व्हाट्सएप करें, आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी एट ऑल। भाई हो सकता है अगर हमने 100 क्वेश्चंस मतलब 100 मार्क्स के क्वेश्चंस ना करके 95 मार्क्स के या 90% के क्वेश्चंस हमने करके पूरी चीज़ें तैयार कर ली अपनी, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं समझने की ज़रूरत है कि 90-95% हो गया तो भैया पता नहीं वो क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। नहीं सर, आपको 90% से ज़्यादा पेपर, 95% ज़्यादा पेपर आता ही होगा। चॉइस में भी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्फिडेंट रहें, आपको 90% ज़्यादा पेपर आता ही होगा। पेपर वैसे ही इतना लेंथी होता है कि अगर क्वालिटी कंटेंट आपने दिया, 90+ मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया ढंग से जो आपको आता है, तो आपके आगे एग्जामिशन आपके हो गए 70-80 मार्क्स आ जाएंगे, राइट। तो ऑलवेज फोकस ऑन 90+, 100 का कर पाओ तो अच्छी बात है, बट वो आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। तो अगर आपके हाथ धीरे चलते हैं तो उसके प्रैक्टिस कर लो, लिख के एक मॉक टेस्ट पेपर दे दो कि 3 घंटे में हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, वो फॉर्मेट फटाफट से बन रहे नहीं बन रहे, जो बनाने हैं प्रॉपर स्पेसिंग छोड़ पा रहे हो नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि अगर आपने कम स्पेस छोड़ा और फिर आंसर लिख दिया, फिर बाद में बोलोगे कहाँ पर इसको करूँ मैं। तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग, प्रॉपर लाइन छोड़कर पैराग्राफ में कैसे आंसर करने हैं, पॉइंट वाइज वाले आंसर कैसे करने हैं, बेस्ट फॉर्मेटिंग के हिसाब से करें। आप जैसे बुक में दे रखा है वैसे करने की कोशिश करें। और हाँ, टाइम बचाएं अपना, फॉर्मेटिंग के चक्कर में टाइम ज़्यादा लगा दें ये भी नहीं होना चाहिए। अपना स्केल रखें, अपना कैलकुलेटर लेकर जाएं, कैलकुलेटर आपके पास होना ही चाहिए, जो भी है 2 ले जाएं, कोई नुकसान नहीं है। एक नहीं चलेगा दूसरा अवेलेबल रहेगा एज अ बैकअप। पेन अपना साथ में रखें, जो भी ब्लैक पेन है, ब्लू पेन है, जो भी यूज़ करना है, ब्लैक अलाउड है तो ब्लैक यूज़ करें, बॉल पेन यूज़ करें, उससे लिख कर देख लें फटाफट से, अकाउंट बनाकर देख लें फटाफट से, फॉर्मेट वगैरह, चैप्टर को क्रक्स में लाकर देख लें कि हाँ भाई इतना है, इससे मेरा कन्फाइंड वे में काम चल रहा है, मुझे इसी पर महारत हासिल करनी है, इसी पर जो है मेरे को बार बार चीज़ें करनी है। इंस्टेड ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन लिमिटेड थिंग्स, बट डू इट विद अ क्वालिटी, ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विद क्वालिटी, एंड डोंट हेसिटेट, घबराए नहीं पेपर में, घबराए नहीं,
मेरे को लगता था, मैं पेपर जब मैं अपना देकर आया था पेपर, मुझे लगता था यार पता नहीं क्या होगा, मैंने 100 मार्क्स का तो हमेशा करते आ रहा हूँ, इसमें तो मैं किसी में 80 का कर पाया हूँ अच्छे से अटैम्प्ट, किसी में 90 का कर पाया हूँ, क्या होगा। सब में एग्जामेशन आ गई, 70 में मार्क्स आ गए, 74, 72, 70, 67, 66 एग्जामेशन, 62 एग्जामेशन, 61 ऑडिट छोड़ के सब में एग्जामेशन। ऑडिट पढ़ा ही नहीं था, 10 दिन पढ़ा था बस। तो कॉन्फिडेंट रहे भैया, अगर आप स्कूल में अगर इंटेलिजेंट हैं, आप पढ़ाकू बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। क्वालिटी पर बस इंश्योरिटी दें कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्वालिटी से आंसर बुक वाले जो हैं या पेपर में जो पास्ट ईयर के आए हैं वो बिना देखे आप पूरा कर पा रहे हो, और अगर गलती है तो उसको देख पा रहे हो कहाँ गलती हो रही है, एंड दैट्स इट। और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वंस अगेन, जय हिंद एंड बाय बाय।